जन्म या मृत्यु के बाद के जीवन में बहुत गहरा और अटूट विश्वास था। बुर्जहोम के लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल भी कुछ कम नहीं था। जैसा हमने पहले बात की, वहां बेट्युला यूटिलिस यानी भुजवृक्ष बहुत पाया जाता था। अब सोचिए, कागज का तो उस वक्त नामो निशान नहीं था, तो ऐसे में उन्होंने इस पेड़ की सफेद छाल, जिसे हम भोजपत्र कहते हैं, उसका इस्तेमाल लिखने के लिए किया। संचार और ज्ञान को बचाकर रखने की दिशा में ये कितनी बड़ी छलांग थी। एक और शानदार चीज जो हमें बुर्जहोम से मिली वो है एक रंगा हुआ मिट्टी का बर्तन जिस पर एक सींग वाले देवता का चित्र बना है। अब ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही सींग वाले देवता का डिजाइन कोट दीजी जैसी दूसरी प्राचीन जगहों पर भी बहुत पॉपुलर था। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि उस जमाने में भी अलग अलग इलाकों के लोग एक दूसरे से कटे हुए नहीं थे, बल्कि उनके बीच कहीं ना कहीं सांस्कृतिक लेनदेन होता रहता था। अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं हमारी साइट बीटा यानी गुफकराल पर। देखते हैं कि वहां के लोग अपने रोजमर्रा के काम कैसे करते थे। बुर्जहोम से हमें उनकी मान्यताओं का पता चलता है, लेकिन गुफकराल हमें उनकी दिन रात की मेहनत के बारे में बताता है। वहां की खुदाई में हमें हड्डियों से बनी सुइयां मिली हैं, और वो भी ऐसी जिनमें धागा डालने के लिए बाकायदा छेद बने हुए हैं। यानी वो लोग अच्छे खासे कपड़े सिलना जानते थे। साथ ही तांबे की बनी हेयर पिन भी मिली हैं, तो थोड़ा बहुत सजने संवरने का भी शौक था। और अगर खेती की बात करें तो वहां से जौ, जिसे प्राचीन काल में यव कहते थे, और गेहूं व दालों के भी सबूत मिले हैं। मतलब उनकी खेतीबाड़ी एकदम सेट थी। और हाँ, गुफकराल से भारी तादाद में बड़े बड़े पत्थर भी मिले हैं, जिन्हें हम आज की भाषा में सिलबट्टा कह सकते हैं। इनका इस्तेमाल वो अनाज पीसने के लिए करते थे। आज की तरह मिक्सर ग्राइंडर तो थे नहीं, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि अपना रोज का खाना तैयार करने में उन्हें कितनी भयंकर शारीरिक मेहनत करनी पड़ती होगी। इस रोजमर्रा की मेहनत ने ही उनके शारीरिक ढांचे को मजबूत बनाया होगा। तो चलिए अब इन दोनों साइट्स के औजारों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि क्या बात निकल कर आती है। अगर हम इन दोनों स्थलों की मुख्य चीजों को एक साथ रखकर देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। बुर्जहोम को आप याद रख सकते हैं उसके सींग वाले देवता के चित्र और 12 सिंघा के सींगों से बने औजारों से। दूसरी तरफ गुफकराल की पहचान है वहां के चटाई की डिजाइन वाले बर्तन, तांबे की हेयरपिन और वो भारी भरकम सिलबट्टे। एग्जाम के लिए बस इस तुलना को दिमाग में बैठा लीजिए, फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आते हैं अपने फाइनल सेगमेंट पर, हमारी मास्टर चेकलिस्ट। अगर आपको कश्मीर के नवपाषाण स्थलों को एक बार में समेटना हो तो ये पॉइंट्स रट लीजिए। पहला, सभी साइट्स में गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर जरूर मिलेंगे। दूसरा, हड्डियों के औजार और 12 सिंघा के सींगों का खूब इस्तेमाल हुआ है। तीसरा, शवों पर लाल रंग या सिंदूर का लेप लगाया जाता था। और चौथा, सबसे खास पॉइंट, इंसानों के साथ जंगली और पालतू जानवरों को दफनाने की प्रथा। लेकिन एक चीज है जो यहां बिल्कुल भी नहीं मिली, और वो है शून्य, बिल्कुल जीरो। कश्मीर के इन स्थलों से हमें एक भी माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण उपकरण नहीं मिला है। भारत के बाकी नवपाषाण स्थलों और मध्य पाषाण काल में ये छोटे पत्थर के औजार भरे पड़े हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में ये पूरी तरह से गायब हैं। ये एक ऐसा ट्रिविया है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अब आखिर में एक सवाल छोड़कर जाता हूं। अगर ये सारे औजार और उनकी कब्रें उनकी जीवन और मान्यताओं का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं, तो फिर माइक्रोलिथ जैसी खास तकनीक का यहाँ बिल्कुल ना होना हमें उनकी लोकेशन के बारे में क्या बताता है? क्या कश्मीर घाटी के उन ऊंचे पहाड़ों ने उन्हें दुनिया से इतना काट दिया था कि उन्होंने अपना एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुन लिया? सोचिएगा जरूर। इसी सवाल के साथ आज का ये पूरा तात्विक विश्लेषण यहीं खत्म होता है। हमारे साथ इस